आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों को स्टडी करेंगे। तो 1 by 1 प्रॉपर्टीज हम पढ़ते जाएंगे और उनको आपको बताते जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि पहले से भी आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, नंबर 1, इन्हें संचरित होने के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह तक चल के जाएंगी। इसके लिए उन्हें कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये इस बात से भी प्रूफ होता है कि जैसे सन से अर्थ तक लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, सन से अर्थ तक जो आती है लाइट के रूप में, हीट की फॉर्म में, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है। अभी हम उसके स्पेक्ट्रम को जब स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन सूर्य से जो भी किरणें पृथ्वी तक आती हैं, जो भी तरंगें आती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और बीच में ऐसी जगह भी है पृथ्वी और सूर्य के जहां पर कोई माध्यम नहीं है। अगर कोई माध्यम नहीं है लेकिन तरंगे तो हम तक पहुंच जाती है ना, इसका मतलब है कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, हम बोल रहे हैं और आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में माध्यम है। और अगर हमारे और आपके बीच में कोई मीडियम ना हो, निर्वात कर दिया जाए, तो फिर जो भी हम बोलेंगे वो आपको सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। पानी में उत्पन्न तरंगे, पानी नहीं होगा तो कैसे उत्पन्न होंगी? रस्सी में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको भी जरूरत पड़ती है माध्यम की, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी एक मन में क्वेश्चन आता है कि माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई माध्यम उनके बीच में खड़ा कर दें, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उनके रास्ते पे कोई मटेरियल मीडियम लगा देते हैं, उनके रास्ते पर बीच में ला देते, तो क्या होगा? क्या उस समय भी ये चलेंगी, रुक जाएंगी? और अगर चलेंगी तो कैसे चलेंगी भाई? तो आंसर ये है उसका कि अगर आप उनको रास्ते में कोई माध्यम दे देते हैं तो उनका उस माध्यम से गुजरना डिपेंड करेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नेचर कैसा है, और डिपेंड करेगा कि जो माध्यम आपने लगाया है उसका नेचर कैसा है। कुछ बात मेरी समझ आ रही है कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रास्ते पर आपने कोई माध्यम लगा दिया तो वो उस माध्यम को पार करेंगी, नहीं पार करेंगी, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक कि वो मीडियम कैसा है, माध्यम जो आपने लगाया है वो माध्यम कैसा लगाया है, लकड़ी लगाई है कि कांच लगाया है कि क्या लगाया है आपने। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? दूसरा उस तरंग की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का नेचर कैसा है। क्योंकि अभी आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे देन यू विल सी दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो वही मैंने आपको बताया, माध्यम आपने कौन सा लगाया और तरंग कौन सी है, इस बेसिस पर वो उसको पार करेगी। मैंने इसीलिए लिखा कि ये पदार्थिक माध्यम से गुजर सकती हैं। हर वेव हर मटेरियल मीडियम को पार करके चली ही जाएगी ये जरूरी नहीं है, गुजर सकती हैं। लेकिन इनका किसी पदार्थिक माध्यम से गुजरना उस माध्यम की प्रकृति, वो जो मीडियम होगा उसके नेचर पर और तरंग की प्रकृति पर। क्योंकि मैंने बताया 7 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें मिलती हैं हमको, तो उन 7 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी तरंग है इस पर भी निर्भर करेगा, माध्यम कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा, पर निर्भर करता है। वही हमने आपको बताया। लेकिन अगर उनको सुइटेबल मीडियम मिलेगा तो वो उस माध्यम से गुजर सकती हैं। और उनके गुजरने का तरीका क्या है आप जानते हैं? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कैसे गुजरते हैं, उनके गुजरने का तरीका क्या है। तो जैसे मैं कोई भी, ये एक मीडियम है, इसको हम ले लेते हैं और यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे आई। जब ये विद्युत, और बाई चांस ये माध्यम ऐसा है और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही वो ऐसी है कि वो इसको पार कर सकती हैं। देखिए, नहीं पार करेंगी तो विद्युत चुंबकीय तरंगें आएंगी, रुक जाएंगी,
इसके बाद उनकी वेलोसिटी खत्म, जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पार कर सकती हैं तो पार करने का मेथड उनके कैसे पार करेंगे फिर वो? तो ये मैंने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार करने वाले की बात कर रहे हैं। अगर माध्यम लगा दिया कि रुक जाएंगी तो रुक गई, रुकने के बाद काम खत्म उनका, वेलोसिटी जीरो, वो वहीं पर खत्म हो जाएंगी। एनर्जी ट्रांसफर करेंगी, वो अपना एक अलग घटना है। लेकिन जब आई, माध्यम में टकराई, जैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग माध्यम में ऐसा टकराती है तो माध्यम में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं वो जाती है और अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है। और वो वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो यहां से आई थी वो फिनिश। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास जितनी एनर्जी थी वो अब किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन कंपन करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है तो उसके बगल में फिर एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी वाइब्रेट करता है, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी वाइब्रेट करता है। तो ऐसे ये एनर्जी इससे सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को मिली, इससे इसने कंपन किया तो वो एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गई? इसको मिल गई। इसने ऑसिलेशंस किए, इसको ट्रांसफर हो गई, इसने ऑसिलेशन किए, इसको ट्रांसफर हो गई। इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक चली गई। अब इसके बाद का क्या होगा? इसके बाद तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और एनर्जी वेस्ट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती ना एनर्जी। तो इसके बाद एनर्जी का क्या होगा? आंसर है इसके बाद जब इसने देखा कि अब हमारे बाद कोई अगला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये क्या करता है आप जानते हैं? फिर ये उस एनर्जी की विद्युत चुंबकीय तरंग फिर बना देता है और बना के मीडियम में ऐसा आगे बढ़ा देता है। फिर से आई क्या चीज थी? विद्युत चुंबकीय तरंग। किस पर किसने किसको उसकी पूरी एनर्जी मिल गई? किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा? कंपन करना शुरू कर दिया उसने। कंपन कर रहा था तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी कंपन के जरिए से उसको ट्रांसफर हो गई, उसके बगल वाले को ट्रांसफर, उसके बगल वाले को ट्रांसफर हो गई। लेकिन जब ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो कंपनों से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। लेकिन अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो क्या ये एनर्जी बर्बाद थोड़ी कर पाएगा? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही, तो फिर ये एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये उस ऊर्जा से वो जितनी भी एनर्जी होगी उसकी एक विद्युत चुंबकीय तरंग फिर बना देगा और वो विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे भेज देगा। वो जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा वो फिर आगे चल पड़ेगी। और आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो आगे ये फिर चली जाएगी। माध्यम हो अगर है तो भी चली जाएगी, नहीं है तो भी चली जाएगी। ये उसका तरीका होता है। और अगर पदार्थ के भीतर भी, मटेरियल के भीतर भी एक के बगल में एक के बगल में एक के बगल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा गायब हो जाए बीच में से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़ा उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इतनी दूर पर पड़ रहा है, तो अब ये कंपन भी करता है लेकिन इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं हो पा रही, टक्कर नहीं हो रही उसकी। तो उस समय क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बगल में मिलेगा उसको तो उस सिचुएशन पे क्या होगा? उस सिचुएशन पे फिर वही होगा जो इलेक्ट्रॉन आगे ना होने पर होता था। अब इससे दूर इलेक्ट्रॉन इसने कंपन किया और इससे ये इलेक्ट्रॉन दूर पड़ता है, तो फिर ये क्या करेगा? ये विद्युत चुंबकीय तरंग फिर बना देगा और वो तरंग आगे बढ़ा देगा और आगे जब जाएगी तो जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा फिर इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और अब ये कंपन करना शुरू कर देगा। तो मेरे बताने का मतलब यूं कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब तक एनर्जी कंपनों से ट्रांसफर हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिला करेगा तो क्या हुआ करेगा? जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा और बना के आगे बढ़ा देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मिला उसको तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या करने लगा? कंपन। इसके बगल में भी है
कंपन से दे दिया उसने एनर्जी, उसके बगल में नहीं है तो विद्युत चुंबकीय तरंग बना दिया। कुछ तरीका समझ आया? तो अगर किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रोपेगेट हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं, तो उसमें संचरण का ये मेथड है उसके, कि फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग आई, माध्यम पे पड़ी, उसके किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देता है? कंपन करना शुरू कर देता है। अगर उसके बगल में भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के कंपन करने से उसको मिल जाती है। लेकिन अगर उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो उसकी विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा, उसका एक फोटोन बनाएगा। आगे आप फोटोन थ्योरी पढ़ेंगे, लाइट में जब पढ़ेंगे हम लोग, उसका वो एक फोटोन बना देगा, विद्युत चुंबकीय तरंग बना देगा और तब आगे बढ़ा देगा। तो जितनी देर तक अगल बगल इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे उतनी देर तक ऊर्जा का ट्रांसफर किससे होगा? कंपनों से। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बगल में मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा, उतनी देर तक एनर्जी कैसे चलेगी? विद्युत चुंबकीय तरंग बन के चला करेगी। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी माध्यम में चलती हैं। और अगर हमने कोई ऐसा मीडियम लगा दिया जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल ही नहीं सकती है, तो अगर चल नहीं सकती हैं तो वो वहीं रुक जाएंगी, स्टॉप हो गई, फिनिश हो गई, काम खत्म। हमको क्या दिखता है? देखिए, जब माध्यम में चलती है तो हमको बाहर से क्या दिखता है? हमको तो ये दिखा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग यहां से आई, इस पर पड़ी, विद्युत चुंबकीय तरंग यहां से आई, इसके इस सरफेस पर पड़ी। अब इसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ हो अपना, इधर से क्या निकलेगा बाहर? विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगी या कंपनों से एनर्जी आएगी? यहां के बाद तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत चुंबकीय तरंग फिर आ गई। तो हमने क्या देखा कि इस पर पड़ी क्या थी? विद्युत चुंबकीय तरंग। इससे निकल क्या रही है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमको तो कोई फर्क समझ में नहीं आता, पर अंदर में क्या क्या हुआ अब आपको समझ आया कि अंदर में अगर अगल बगल इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तो एनर्जी कंपनों से ट्रांसफर हो गई होगी, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिले होंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग बन के आगे चली होगी। लेकिन हमको तो दिखता है कि ईएम वेव्स आई और यहां से ईएम वेव्स निकली, तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको लगता है कि वही वाली तरंग है, हमको तो क्या लगता है कि वही वाली ईएम वेव है। लेकिन ये तरीका है उनके माध्यम में चलने का। ठीक है, अब एक चीज और हमने करके देखा, माध्यम में जब चलती हैं तो इनमें कोई इफेक्ट आ जाता है क्या? तो हमने उसको कैलकुलेट करके देखा, मीडियम की डिस्टेंस ली, कितना समय लगा इसको पार करने में उनको, वो समय लिया, और हमने एक फॉर्मूला लगाया, दूरी बटे समय। माध्यम की जितना लंबा था वो माध्यम की दूरी ले ली, क्योंकि इतनी दूर तक तरंग को चलना पड़ा, जितना यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा वो टाइम ले लिया, और एक फॉर्मूला लगाया दूरी बटे समय। उससे क्या मिल जाएगा? चाल। तो हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल मिल गई। और हमने देखा कि ये वाली जो चाल आती है जब वो माध्यम में चलती है, ये चाल उसकी नॉर्मल वेलोसिटी से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम को पार कर रही है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? उसकी चाल कम हो जाती है। तो अगला पॉइंट हमने क्या बनाया कि जब ये माध्यम से गुजरती हैं तो इनकी चाल घट जाती है। समझ आया? ऐसे नॉर्मल जब निर्वात में चलती हैं, निर्वात में चलती तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर किसी माध्यम से गुजर रही है तो इनकी जो स्पीड है, इनकी जो चाल है वो घट जाया करती है। हमने ये देखा। ठीक है, तो वो भी हमने प्रॉपर्टी में नोट कर लिया। अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि एक तो माध्यम की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन अगर कोई बीच में माध्यम लगा दिया है तो वो उसको पार करेंगी या पार नहीं करेंगी, ये निर्भर करेगी दो बातों पर। एक तो माध्यम का नेचर कैसा है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है। अगर पार करेंगी तो कैसे करेंगी, अभी आपने तरीका देखा। उसके बाद अगर माध्यम को पार करती है तो चाल का क्या होगा, इनकी कम हो जाएगी। तो जितनी देर माध्यम में चलेंगे स्पीड उनकी कम हो जाती है। चौथे नंबर पे हमने लिखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तरंगे आपने पढ़ा होगा, मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगों का नेचर जो हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपेगेशन,
हमने तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया, क्लास 11th में सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक था अनुप्रस्थ तरंगे और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में बेटा आपने पढ़ा कि जब तरंगे संचरित होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे जाती हैं, तो जब अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं तो वो माध्यम के जिस कण पे टकराती हैं, माध्यम का वो पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। अगर तरंग ऐसे जा रही है तो जो मीडियम पार्टिकल होते हैं वो ऐसा लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों को हमने क्या बोला? अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। और एक तरंग वो थी जब तरंग माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। अगर तरंग ऐसे जा रही है इस तरह से, तो जहां जहां ये पहुंचती जाएगी वहां पर माध्यम के कण ऐसे ऐसे कंपन करते। देखो, एक तरंग में तरंग ऐसे जाती है तो माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? माध्यम के कण ऐसे ऐसे कंपन करते। समझ आया? ये वाली कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी तरंग जब ऐसे संचरित होती है माध्यम में तो उसमें माध्यम के कण ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते हैं उसमें माध्यम के कण। ये वाली तरंग कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग। अब हम ये देखना चाहते थे कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका नेचर कैसा है। क्या ये जब चलती हैं तो माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं तरंग संचरण की दिशा से, या तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं? तो हमने एनालाइज किया और देखा कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो मीडियम वाइब्रेट करता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। और ये आपने भी देखा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा उसका प्रोपेगेशन समझा, उसका पूरा संचरण समझा था हमने। ठीक है, अब याद करिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें जब ऐसे संचरित होती थी तो सबसे पहली बात कि विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं तो कंपन करता कौन है? आंसर है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं तो क्या वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। आपने बनाया तो देखा विद्युत क्षेत्र ऐसे वाइब्रेट करता है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कंपन करता है। याद आया? तो फिर से बताइए मुझे, अगर कोई तरंग संचरित हो रही है और उसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ। अगर तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कंपन कौन करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कैसे कंपन करते हैं? क्या तरंग संचरण की दिशा में करते हैं या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करते हैं? लंबवत करते हैं। जब आपने बनाया तो ई ऐसे वाइब्रेट कर रहा था वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे, ये एक्स दिशा में चल रही थी, ये वाई में वाइब्रेट करता था और ये जेड में करता था, तो लंबवत कंपन हो रहे हैं ना। तो कौन सी तरंग है ये? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ये ट्रांसवर्स नेचर इनका होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति इनकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग को कैलकुलेट करने की ये फॉर्मूला हमारे पास है। अगर आप निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट अपॉन बी नॉट। ई नॉट क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, अधिकतम तीव्रता, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान। तो ये पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कैलकुलेट कर सकते हैं निर्वात में, और अगर किसी माध्यम में कैलकुलेट करना है तो ई अपॉन बी से कैलकुलेट कर लेते। हमने कैलकुलेट करके देखा, जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी मिली हमको? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल हमको मिली 2.99792458 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड।
जिसको अभी तक हम लोग प्रकाश की चाल के रूप में पढ़ते आए हैं। तो एक्चुअल जब कैलकुलेशन हुआ निर्वात में, ये कैलकुलेशन कहां का है, याद रखें, ये वाली जो चाल आपको बताई जा रही है ये कहां पर कैलकुलेट करके निकाली गई, निर्वात में। जब निर्वात में हमने कैलकुलेट करके निकाला उसकी चाल, उसके स्पीड को, तो वो इतनी मिली 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को हम लोग अभी तक कौन सी चाल पढ़ते आए हैं, प्रकाश की चाल। तो क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है इसलिए वो भी इतनी चाल से चलता है। लेकिन आपको एक डाउट हो रहा होगा कि हमने तो ये चाल नहीं पढ़ी, हमने तो पढ़ी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो डोंट वरी, इसी को हमने राउंडिंग ऑफ करवा दिया है, पूर्णांकन करवा दिया है। क्लास 11 में पूर्णांकन करना सीखा था आपने, राउंडिंग ऑफ, सार्थक अंक सीखे थे, फिर उसी के आजू बाजू में हमने सीखा था पूर्णांकन करना। तो राउंडिंग ऑफ जो करना सीखा था, तो अगर हम इसको एक डिजिट में राउंड ऑफ करवाते हैं, 1 डिजिट में केवल, तो ये केवल 1 डिजिट लेनी है, मतलब ये लेना है हमको। अब उसके बाद का नंबर हमने देखा क्या है, 9। और अगर ये 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले में क्या करना रहता है, 1 जोड़ना होता है। तो क्योंकि हमको केवल 1 डिजिट का राउंडिंग ऑफ करवाना था, तो इसके हमको बाकी सब छोड़ देने हैं। जब हमें बाकी सब छोड़ देने हैं तो हमने इसके बाद का अंक देखा, ये 5 से बड़ा था, तो हमने इसको छोड़ भी दिया और उसकी कीमत हमको क्या चुकानी पड़ी, इसके पहले वाले अंक में हमको एक बढ़ाना पड़ा। तो 2 के बजाय ये क्या हो गया, 3 हो गई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल स्पीड यही वाली है, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आती है, वो स्पीड उसकी राउंडिंग ऑफ के बाद आती है, पूर्णांकन करवाते हैं उसके बाद की स्पीड है वो। लेकिन क्योंकि वो स्पीड और ये स्पीड लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, तो हम उसको एडॉप्ट कर लेते, बार बार इतना नंबर बड़ा नहीं बताना पड़ता, इसको याद करना डिफिकल्ट है। और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड को याद करना इजी है। तो इतनी चाल होती है उनकी। वेग निकालने का और भी हमारे पास फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0। निर्वात में इससे निकालेंगे, और अगर कोई माध्यम है तो इससे निकाल सकते हैं। फिर माध्यम की चुंबकशीलता और माध्यम की वैद्युतशीलता प्रयोग करेंगे। निर्वात में अगर निकाल रहे हैं तो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का यूज कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला कहां से आया, याद है आपको, बनाया ये फॉर्मूला इससे पहले कभी आपने बनाया है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे उस समय ये फॉर्मूला आपको बना के दिखाया गया था, और उसका हमने शायद एक आर्टिकल डाला था कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध। उस समय प्रकाश की चाल का यह सूत्र आया था, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र, क्योंकि जो चाल प्रकाश की है वही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने इस फॉर्मूले का जिक्र भी यहां पर किया हुआ है। 8th पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत को ओबे करती हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत इससे पहले भी एक आध जगह पर आ चुका है। जैसे एक जगह पर आया था वैद्युत क्षेत्र में, अगर कहीं पर किसी स्पेस में एक से ज्यादा चार्जेस रखे हुए हैं और उस जगह कहीं पर एक बिंदु है और उस बिंदु पर आप चुंबक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते थे कि वहां पर भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन होता है। वैसे अध्यारोपण का सिद्धांत ये तरंग का मेन प्रिंसिपल है, और ऐसा नहीं है, क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पढ़ाया गया है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताया गया है। अध्यारोपण के सिद्धांत में यह था, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत में यह था कि अगर एक साथ एक ही माध्यम में 2 तरंगें संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी भी पार्टिकल पर पहले एक तरंग पहुंची, वो तरंग उसको 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है। उसी क्षण उसी पार्टिकल के पास दूसरी तरंग पहुंची, वो उसको 3 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, एक वेव आई है,
वो 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, दूसरी वेव आती है और उसी पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है, तो बताएं वो पार्टिकल क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। रिजल्टेंट ले लिया हमने। अभी याद आया कुछ आपको? ये जब वेव पढ़ाया गया तो ये सिद्धांत आपको बताया गया, तो वो वाले सिद्धांत का पालन यहां भी तरंगे करती हैं। तरंगे कैसे करती हैं? जैसे हमारे पास एक एंटीना है, एंटीना में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे आई और वो इलेक्ट्रॉन को ऐसा 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है। उसी क्षण एक दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग भी आई, वो एंटीने पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 2 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है। अब दोनों ने सुपरपोजिशन किया, दोनों ने अध्यारोपण किया, तो एंटीने का वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो 3 सेंटीमीटर ऊपर केवल जाएगा, बस। ना वो 5 जाएगा ऊपर, ना वो 2 जाएगा नीचे, वो 3 सेंटीमीटर ऊपर आएगा। और ये उन दोनों तरंगों का उस क्षण उस पॉइंट पर परिणामी होता है। कुछ ये बातें ध्यान आई आपको? वेव में क्लास 11th में आपको बताया गया था। तो तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? इसके बाद आते हैं एक नया 9th नंबर पॉइंट। 9th नंबर पॉइंट है और इसमें आर्टिकल भी है, पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश, ये पॉइंटिंग एक वैज्ञानिक थे। पॉइंटिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पॉइंटिंग। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगें एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाती हैं तो ये अपने साथ एनर्जी ले जाती हैं, ये अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। ऐसे अगर ये एनर्जी ले जाती हैं तो उन्होंने इसके साथ एक चीज और जोड़ी। उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो भी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे जाती है, उस ऊर्जा की अपनी एक निश्चित दिशा होती है। उस ऊर्जा की उसकी क्या होती है? अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से उन्होंने बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ये एक सदिश राशि है। और इस बात ने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि अभी तक का हमारा नॉलेज क्या कहता है? ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा को हम किस कैटेगरी में रखते थे? ऊर्जा को हम रखते हैं अदिश की कैटेगरी में। पर एक वैज्ञानिक आए पॉइंटिंग, उन्होंने बोला कि ये वाली एनर्जी एक सदिश राशि है। ऐसा क्यों कह दिया भाई उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बोला इस ऊर्जा, जब ये ऊर्जा चलती है तो इसके साथ दिशा तय है, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, हमेशा वो उसी डायरेक्शन में चलती ही है। कैसे? तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसा हमने किसी आवेशित कण को अगर ऐसे हमने दोलन करवाया है, एक आवेशित कण हमने लिया और उस आवेशित कण को ऐसा हमने दोलन करवाया, लास्ट क्लास में करा के दिखाया था कैसे होता है दोलन। तो अगर हमने उसको ऐसा वाइब्रेट करवाया, ऐसा ऑसिलेट करवाया, तो ऊर्जा किस तरफ चलती है? कल भी ऐसा ही करवाया था, एनर्जी किस तरफ संचरित हो रही थी? इस दिशा में संचरित हो रही थी कि नहीं हो रही थी? एनर्जी इस दिशा में संचरित हो रही थी क्या? ऐसे हो रही थी क्या? ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा इन दिशाओं में से किसी भी दिशा में ऊर्जा संचरित नहीं होती। हमेशा ऊर्जा का संचरण चार्ज पार्टिकल के जो कंपन तल उसका होता है, जिस तल में वो वाइब्रेट करता है, उस तल के लंबवत होता है। कभी ऐसा तिरछा तो नहीं होता ना। अगर चार्ज पार्टिकल ने ऐसा वाइब्रेट किया इसमें, तो एनर्जी का जो प्रोपेगेशन है वो हमेशा ऐसा होता है। ऊर्जा का संचरण ऐसे 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 नहीं होता, हमेशा कैसा होता है? लंबवत। तो इस एनर्जी के साथ हमेशा एक दिशा फिक्स है कि नहीं फिक्स है? अगर इसकी दिशा फिक्स है तो इसका कैसा राशि होना जरूरी है? होना चाहिए, क्योंकि हमने तो सदिश राशियों की डेफिनेशन बनाई है
कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ दिशा जुड़ जाती है ऐसी राशियों को कौन सी राशियां बोलते हैं? तो वैज्ञानिक पॉइंटिंग का यह कहना था कि यहां जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है ना, इसकी भी दिशा कैसी है? फिक्स, क्योंकि यह हमेशा आवेशित कण के दोलन के लंबवत चलती है। और अगर इसकी दिशा फिक्स है तो इसको कैसा राशि होना चाहिए? सदिश राशि। अब ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते भैया, क्यों? वाकई में ऐसा है कि अगर चार्ज ने ऐसा वाइब्रेट किया है तो एनर्जी और किसी दिशा में नहीं जाती थी, वाकई में एनर्जी हमेशा इसके लंबवत ही चल के जाती थी। तो इस एनर्जी के साथ में एक डायरेक्शन जुड़ गई, इसलिए आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। हम सबको मानना पड़ा कि वाकई में ये वाली जो एनर्जी होगी ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, उन्होंने उस एनर्जी का नाम ही रख दिया पॉइंटिंग सदिश। तो पॉइंटिंग सदिश क्या होता है? एनर्जी होती है। पॉइंटिंग सदिश किसको बोलते हैं हम? तो आंसर है पॉइंटिंग सदिश हम बोलते हैं ऊर्जा को। कौन सी ऊर्जा को बोलते हैं? बड़ा आसान है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक सेकंड में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक सेकंड में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत जब ये ऊर्जा संचरित होती है तो ये विद्युत क्षेत्र की भी लंबवत होती है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत ही तो होती है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत जितनी ऊर्जा का संचरण होता है उसे पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए और फिर इसको लिखते हैं हम लोग। क्या मैंने बताया? विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक सेकंड में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत जितनी ऊर्जा का संचरण होता है उसे पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। आया समझ में कुछ आपको? तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई कि डायरेक्शन जुड़ गई अब इसके साथ में, और आपके पास ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई रीजन भी नहीं है। तो पॉइंटिंग सदिश क्या होता है इसको हम लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक सेकंड में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत जितनी ऊर्जा का संचरण होता है उसे पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। ये होता है पॉइंटिंग सदिश। और क्योंकि एक एनर्जी है इसका उन्होंने एक फॉर्मूलेशन भी बनाया। फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने? एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी को कैसी राशि बता रहे हैं? सदिश, तो उसके ऊपर वेक्टर भी लगाना पड़ेगा हमको। और आप एनर्जी को और कुछ लिख लो, क्योंकि ई से तो हम लोग क्या लिखेंगे? ई से तो हम वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। तो उन्होंने एनर्जी को लिखा एस से। पॉइंटिंग वेक्टर है तो इसको उन्होंने एनर्जी को किससे लिखा? एस से। एस के ऊपर वेक्टर लगाया और इसकी वैल्यू बताई ई क्रॉस बी। ये फॉर्मूला उन्होंने बताया एनर्जी का, और इस एनर्जी का नाम रखा गया पॉइंटिंग सदिश। उन्हीं के ऑनर पे नाम रख दिया गया।
विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक सेकंड में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत जितनी ऊर्जा का संचरण होता है उसे पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। और इस एनर्जी का जो वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? ई क्रॉस बी। ये ई क्रॉस बी कैसे बना दिया उन्होंने? ई क्रॉस बी फॉर्मूला कैसे बना दिया? बड़ा आसान था ये तो। जैसे आप देख रहे थे कि थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को, मैं आपको यहां बताता हूं। ये x, ये y और ये z। क्या आपको याद है x अक्ष की दिशा में कौन जा रहा था? हाँ, तरंग जा रही थी, एनर्जी जा रही थी। y अक्ष की दिशा में कौन कंपन करता था? y अक्ष की दिशा में कंपन करता था वैद्युत क्षेत्र। और z अक्ष की दिशा में कौन कंपन करता था? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये याद करिए, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होता था? j कैप। z अक्ष की दिशा में और x अक्ष की दिशा में, तो आपको याद है ये फॉर्मूला, j क्रॉस k बराबर i। क्रॉस प्रोडक्ट करते थे आप, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए थे। I क्रॉस J बराबर K, फिर J क्रॉस K बराबर I। तो आपको ये फॉर्मूला बताया गया था, J क्रॉस K इज इक्वल टू I। यही आधार उन्होंने रखा, तो उन्होंने बोला वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर S। ठीक है, वही आ गया पूरा। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? फिर से क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था? J क्रॉस K इज इक्वल टू आई कैप। तो एनर्जी के लिए भी इन्होंने यही, बिल्कुल यही फॉर्मेट दिया कि वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर S। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर S। ये बेस था कि क्यों ये फॉर्मूला बना। E क्रॉस B ही क्यों बनेगा, B क्रॉस E क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ओके, इसके आगे हम चलते हैं। 10th पॉइंट लिखा हुआ, इनमें संवेग होता है जो कि इनकी गति के दौरान नहीं बदलता। तो संवेग के बारे में तो बेटा हम पहले भी जानते हैं कि संवेग कैसा रहता है। संवेग कोई भी सिस्टम है, अगर उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो संवेग हमेशा कैसा होता है? संरक्षित रहता है, नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इसमें तो कोई खैर नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या होता है? संवेग। ये कैसे नई बात है? अब क्या आप मुझे बता सकते हैं संवेग के लिए क्या क्या होना जरूरी है? संवेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। संवेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है P बराबर m इंटू V। संवेग, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों में संवेग है तो ऐसा कब हो सकता है? जब उनके पास द्रव्यमान भी हो और उनके पास वेग है। समझ आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक जगह से दूसरी जगह तक आ ही कब सकती है? जब उसके पास वेलोसिटी होगी तभी तो चल के जा सकती है। अगर वेग ही नहीं होगा तो चल के क्या जाएगी? ठीक, लेकिन क्या उनके पास द्रव्यमान होता है? ये सोचने वाली बात थी। अब यहां बोला गया कि इनके पास संवेग होता है। अगर संवेग होता है तो द्रव्यमान भी जरूर होता होगा, मटेरियल होता होगा। लेकिन हम तो धूप में खड़े होते हैं जाकर के, विद्युत चुंबकीय तरंग हमारे शरीर में पड़ती है, लेकिन अगर हम 1 घंटे खड़े रहे तो कोई मटेरियल चिपकता नहीं है हमारी बॉडी के ऊपर। भाई अगर कहीं से पदार्थ आता है, द्रव्यमान आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है इसका मतलब मटेरियल आ रहा है। तो मटेरियल आता है तो उसकी एक परत हमारी पूरी बॉडी पे ऊपर हमारा शरीर ढक जाना चाहिए उस मटेरियल से। कुछ बात समझ आ रही है? हम क्या बताना चाहते हैं? क्या बताया गया विद्युत चुंबकीय तरंगों के उनके पास क्या होता है? और संवेग के बारे में हम अभी तक क्या सीख रहे थे कि संवेग उसी के पास होता है जिसके पास द्रव्यमान होता है और वेग होता है। तो वेग वाली बात ने हमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया, लेकिन उनके पास द्रव्यमान का होना, इस बात ने हमको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया। क्यों? कि क्या वाकई में विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास द्रव्यमान है?
क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो द्रव्यमान नहीं है लेकिन संवेग है, तो हम कैसे माने? द्रव्यमान नहीं है और संवेग है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब उनके पास द्रव्यमान है, और अगर द्रव्यमान है मतलब मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो ऊपर से जब कोई मटेरियल गिरे तो आप सब या हम सब की बॉडी ढक जाना चाहिए, या तो की लेयर पूरी ढक जानी चाहिए उस पदार्थ से, पर ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास मटेरियल तो नहीं है। यह भी प्रूफ करता है। मटेरियल होता तो क्या होता बताएं? आप धूप में घंटे 2 घंटे रहते तो आपका शरीर ढक जाता कि नहीं ढक जाता उस मटेरियल से? पर आज तक हुआ ऐसा? कभी कभी नहीं हुआ। इसका मतलब उनके पास क्या नहीं है? मटेरियल तो नहीं है। और अगर मटेरियल नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उनके पास संवेग है? ये एक बड़ी अजीब चीज थी। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी हो गई कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है पर उनके पास द्रव्यमान नहीं है, हम कैसे मान लें कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने तो मोमेंटम के लिए पढ़ा हुआ है कि जिस चीज के पास मास होता है, जिस चीज के पास वेलोसिटी होती है, केवल उसी के पास क्या हो सकता है? संवेग हो सकता है, अदरवाइज किसी दूसरे के पास संवेग नहीं हो सकता। पर हम ये भी जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या है? वेग है, क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि उनके पास संवेग होता है? हम तो भाई नहीं मानेंगे। लेकिन संवेग तो होता है, ये बताया साइंटिस्ट ने। अब ये जो कंट्रोवर्सी हो गई, ये जो एक प्रॉब्लम सबके मन में आई, इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर से मैक्सवेल ने ही प्रयास किया। मैक्सवेल ने इससे पहले एक प्रॉब्लम और सॉल्व की थी, याद है आपको? कौन सी प्रॉब्लम? कि एक जगह पर चार्ज नहीं चल रहे हैं पर करंट है, और उस करंट का क्या नाम रखा गया? विस्थापन धारा। तब उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? कि आपने जो वैद्युत धारा की परिभाषा बनाई थी वो कैसी थी? अधूरी थी। गलत नहीं कहा जाता उसको, क्योंकि गलत होती तो कहीं लागू ना होती ना, ये तो गलत नहीं कहते। तो उस वक्त मैक्सवेल ने क्या बताया कि अभी तक आपने इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बनाई है वो डेफिनेशन कैसी है? अधूरी है, इनकम्प्लीट है। उन्होंने उसको पूरा कैसे किया कि अगर चार्ज चलता है तो भी विद्युत धारा बनती है, और अगर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन होता है तो भी धारा बनती है, और उस धारा का नाम उन्होंने क्या रखा? विस्थापन धारा। सेम उसी तरह से इस प्रॉब्लम को भी मैक्सवेल ने ही सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? उन्होंने फिर कहा कि आपकी संवेग की जो डेफिनेशन है ना, जिसमें आप हमेशा बोलते रहते हो कि संवेग उस चीज के पास होता है जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास वेग होता है, गलत नहीं है, लेकिन कैसी है? अधूरी है। अब समय के साथ हमको फिर से इसको अपडेट करने की जरूरत है। जैसे समय के साथ मोबाइल अपडेट करते हैं, लैपटॉप अपडेट करते रहते हैं, ऐसे ही समय के साथ ये वाली संवेग की जो डेफिनेशन है ना, परिभाषा आपने बनाई है जिसमें आपको द्रव्यमान और वेग जरूरी रहता है, यह परिभाषा को भी अपडेट करने की आवश्यकता है। यह परिभाषा अधूरी है। और यह कहकर उन्होंने संवेग का सिस्टम ही बदल दिया, संवेग की परिभाषा ही बदल डाली पूरी। और इस बात ने हम सबको बहुत शॉक किया, लेकिन हमको मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके उन्होंने प्रूफ हमको दिखाए। कैसे प्रूफ दिखाए? देखिए, उनके अकॉर्डिंग संवेग के लिए कंपलसरी चीज वेग है, द्रव्यमान संवेग के लिए जरूरी नहीं है। कैसे? तो उन्होंने एक कैलकुलेशन करके दिखाई। क्या कैलकुलेशन करके दिखाई? देखो, उन्होंने एक कैलकुलेशन करके दिखाई। यहां पर लिखा ऊर्जा और यहां पर लिखा वेग। ऊर्जा में आप गतिज ऊर्जा ले सकते हो, कोई भी ऊर्जा ले सकते हो। ऊर्जा बटे वेग। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mv², और वेग का फॉर्मूला होता है v। फिर एक बात ने आज आपको शॉक किया कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो हाफ mv² होता है। नो, गतिज ऊर्जा का बेसिक फॉर्मूला mv² ही होता है। फिर सबको हाफ mv² क्यों बताया गया है? सुनिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² कैसे हो गया? बेसिक फॉर्मूला mv² है।
होता एक्चुअली क्या है कि अगर एक वस्तु है वो रुकी हुई है तो अभी उसका वेग कैसा है? 0। उसकी गतिज ऊर्जा कैसी है? 0। चल के जब चलना शुरू कर दिया तो उसका फाइनल वेग कितना हो गया? v। अब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? mv²। तो पहले कितनी थी, अब कितनी है? औसत करिए 1/2 mv। तो एक्चुअली 1/2 mv² इज द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नॉट द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 1/2 m इंटू v² गतिज ऊर्जा का औसत होता है। और गतिज ऊर्जा का औसत हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभ में उसका वेग कैसा था? 0, इसलिए गतिज ऊर्जा भी कैसी थी? और अंत में उसका वेग क्या हो गया? v। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? mv²। अब 0 लेना है कि mv² लेना है? ऐसी सिचुएशन पे आपने, हमने, सब ने एक काम किया है, औसत ले लिया करते थे। तो औसत के लिए 1/2 लगाते थे। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम गतिज ऊर्जा बटे उससे हाफ आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में 1/2 क्यों लगा? पता लगा आपको? ये भी एक बढ़िया चीज है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है? mv²। वेग का फॉर्मूला, वेग के लिए तो v लिखते। अब इसके वेग से एक वेग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? mv। और यही क्या होगा? संवेग। तो मैक्सवेल का कहना था कि संवेग के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी नहीं है। किसका किसका होना जरूरी है? इसको भूल जाइए। अब आप इससे इसको याद रखिए। थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देते हैं। अब बताइए संवेग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? ऊर्जा और वेग जरूरी है। समझ में आई? तो अब आप मुझे बताएं ध्यान से, संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है क्या? बताइए भाई, संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो ये तो फार्मूला लगाते आए हैं। समझो, हमारी बात सुनो। उन्होंने संवेग को 2 अलग अलग कैटेगरी बना दी। उन्होंने बोला जब कभी, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जब कभी पदार्थ के लिए संवेग कैलकुलेट करना तो m इंटू वी लगाना, और जब कभी तरंग के लिए संवेग कैलकुलेट करना तो एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगाना। अब बताइए, पदार्थ की बात करिए, संवेग के लिए द्रव्यमान जरूरी है क्या? है। पदार्थ के लिए वेग जरूरी है क्या? है। संवेग के लिए एनर्जी, इसकी बात करिए, तरंग की बात करिए, तरंग के संवेग में द्रव्यमान जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें हमें क्या जरूरी? ऊर्जा। तरंग के संवेग के लिए वेग जरूरी है क्या? आंसर है। तो संवेग के लिए अगर हम पूरे को मिला के देखें तो संवेग के लिए सबसे जरूरी क्या है? वेग जरूरी है। बाकी द्रव्यमान और ऊर्जा तो पदार्थ और तरंग में बदल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि मोमेंटम के लिए द्रव्यमान होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब हम क्या सोचने लगे कि संवेग के लिए वेग होना बहुत जरूरी है। यह बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आया सभी को? तो पदार्थ के लिए संवेग का सूत्र कौन सा लगाएंगे? m इंटू वी। तरंग के लिए संवेग का कौन सा सूत्र लगाएंगे? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब हमने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है, तो संवेग के लिए तो 2 चीजें जरूरी हैं। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है? कैसे पता? क्या प्रूफ है आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है? हाँ, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उनके पास ऊर्जा होती है। प्रूफ बताओ, प्रूफ दिखाओ कोई। क्योंकि दुनिया में हमारे बोलने से नहीं होता। हमने बोल दिया कि उसके पास वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, जाओ उसके पास ऊर्जा है, ऐसे नहीं होता। दुनिया में क्या चलता है? प्रूफ चलता है। प्रूफ दिखाओ। जो ऊर्जा आती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो उनमें जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां से पदार्थ नहीं आता। सन से पृथ्वी पर कोई मटेरियल नहीं आता, पहले लेसन में लिखा है हमने। फोटोन तो एनर्जी का फोटोन होता है, पदार्थ तो नहीं आता ना।
हाँ बताइए, क्या प्रूफ है आपके पास कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास एनर्जी होती है? वो तो वेग है उसके पास, एनर्जी है उसका प्रूफ बताइए। हाँ जी, इतना बढ़िया प्रूफ है आपके पास और आप समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो इतना बढ़िया प्रूफ है आपके पास। आप धूप में एक बाल्टी पानी रखी आइए, गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो गया? एनर्जी है। पूरी दुनिया में खेती होती है, फसलें बिना सनलाइट के नहीं हो सकती, दाना नहीं आ सकता, तो एनर्जी ना होती तो ये सब कैसे हो रहा है? ये प्रूफ है इस बात के कि जो सन से लाइट आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या होती है? ऊर्जा है। क्या उनके पास वेग है? वेग का प्रूफ क्या है? कि वो यहां से यहां तक आ जाती है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? ये इस बात का प्रूफ है कि एनर्जी उनके पास वेग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या है? ऊर्जा भी है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास वेग भी है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या है? अब आपको याद रहेगा। ठीक है, मान लिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है। क्या समझ में आ गया या भी कोई डाउट्स हैं आपके मन में इसको लेकर? क्लियर है ना पूरा? ओके, फिर से एक बात पर आते हैं और ये फिर आपको शॉक करेगी। हमने तो ये भी पढ़ा है कि संवेग एक इतनी जबरदस्त क्वांटिटी है, एक इतनी बढ़िया राशि है, भौतिक राशि, कि जिसके पास भी संवेग होता है वो बल लगा सकता है। याद आया कुछ? जिसके पास भी संवेग होता है वो दूसरी चीजों पर क्या कर सकता है? बल लगा सकता है, दूसरी चीजों को धक्का दे सकता है, दूसरी चीजों को हिला सकता है। ऐसे तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है, क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं? बल। तो अगर किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ परिवर्तन करोगे तो वो वस्तु उस दूसरी वाली वस्तु पर बल लगाती है। तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग है तो इसका मतलब यह है कि ये दूसरी चीजों पर बल भी लगाती होंगी। फिर तो अगर हम इनका संवेग बदल दें, अगर हम इनका संवेग परिवर्तित कर दें, तो संवेग परिवर्तन की दर ही किसके बराबर आती है? बल के बराबर। तो अगर हम इनके संवेग को बदल दें तो ये बल लगाएंगी। फिर तो ये हमें ये जब पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है, तो हमने ये भी समझा कि अगर इनके पास संवेग है तो अगर हम इनके संवेग को बदल देंगे तो ये हम पर क्या करेंगी? बल लगाएंगे। तो ऐसा जाकर धूप में खड़े हो गए भाई। अब हम धूप में खड़े हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंगें सन से आती हैं, हम पर पड़ी, बड़ी जोर से चल के आ रही थी, हमने उनका वेग क्या कर दिया? जीरो। हमने उनका संवेग बदल दिया। अगर हमने उनका संवेग बदल दिया तो उनको हम पर क्या लगाना चाहिए था? लगा क्या? कभी आप धूप में निकले हो और आपको लगा हो कि धक्का लगा हमको, अचानक धूप ने हमको धक्का मार दिया? हुआ कभी ऐसा? बताएं। हुआ तो नहीं अभी तक। झूठ बोल दो चाहे कि हाँ हमें लगा था एक दिन जब हम धूप में खड़े थे। हुआ था कभी? कभी नहीं हुआ ना। लेकिन हमारी फिजिक्स क्या कहती है? हमारी फिजिक्स कहती है कि अगर आप धूप में निकलेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इनमें संवेग होता है और ये जब आप इन पे सामने खड़े होगे जाके तो इनका संवेग जीरो हो जाएगा और संवेग परिवर्तन की वजह से ये आप पर बल लगाएंगी। फिजिक्स हमारी कहती है बल लगाएंगी, आपको धक्का लगेगा। लेकिन हमें आज तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सुनिए, हमें इसलिए धक्का नहीं लगा क्योंकि उसका जो धक्का होता है, उसका जो प्रेशर होता है वो इतना कम होता है कि हमारी बॉडी उस प्रेशर को सहने के लिए बहुत रफ हो चुकी है। हमारी बॉडी इतनी रफ है कि अगर आप सोए हुए हों, लेटे हुए हों, सोए हुए रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो एक मॉस्किटो आता है, मच्छर आता है और आपको काटता है, पूरा खून चूसता है और चला जाता है। आप जान पाते हो? अगर आप बहुत तेज सोए हैं आप नहीं जान पाते। तो आपकी बॉडी इतनी रफ हो चुकी है कि आपको कोई काटेगा
और काट के खून चूस के निकल भी जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। तो ये जो सनलाइट से विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं, ये हमको धक्का लगाती हैं, लेकिन इनका धक्का तो मच्छर के काटने से भी कम है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। आप सोए हुए हो, आप ऐसे हाथ करें हो सोए हुए, और हम आपके हाथ पे आके बड़े आहिस्ते से इसको ऐसा रख दें, आप जान जाओगे? आप नहीं जान पाओगे। आहिस्ते से बड़े धीरे से हम इसको ऐसा रख देंगे और रख के हम चले भी जाएंगे, आप नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इतने प्रेशर को सहने के लिए रफ हो चुकी है अब तक, इस एटमॉस्फेयर में रहते रहते। इसलिए उस विद्युत चुंबकीय तरंग का जो दाब हम पर लगता है, वो प्रेशर बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि हम उस प्रेशर को कभी समझ नहीं पाते। हमारे पास उसको नापने का कोई सेंसर नहीं है, हमारे पास उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारी बॉडी में कोई सेंसर नहीं है, तो हम उसको सेंस नहीं कर पाते। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है, आप सब्जी की दुकान में सब्जी वाले के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो भैया हमें 1 ग्राम सब्जी दे दो, 1 ग्राम सब्जी, तो 1 ग्राम सब्जी दे पाएगा? बताइए क्यों? क्योंकि उसके पास 1 ग्राम का बाट ही नहीं है, उसके पास 1 ग्राम सब्जी तौलने का कुछ है ही नहीं उसके पास। उसके पास जो सबसे छोटा बाट है वो तो ईंटा घिस के बनाया उस, समझ रहे? 1 ग्राम सब्जी कहां से देगा? लेकिन अगर आप गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, सुनार के पास जाइए, फिर आप 1 ग्राम सोना मांगिए, वो 1 ग्राम क्या आपको मिलीग्राम में भी दे सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसको नापने वाली चीज है। सिमिलरली हमारे पास अभी तक, हमारे पास धूप से हमको जितना धक्का लगता है, वो धक्का नापने वाली चीज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं नाप पाते। लेकिन अभी कुछ सालों पहले हमने ये सेंसर भी बनाया है, और हमने उस सेंसर को जब सामने रखा, उस पर किरणें आई, पड़ी, बल लगा, धक्का लगा, और वो बल कितना लगा हमने सेंस किया, और सेंस करके उसका एक मेजरमेंट बनाया गया। संवेग में परिवर्तन दाब उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें आई, आने से उनका वेग 0 हो गया, संवेग बदला, उससे दाब उत्पन्न हुआ, और दाब उत्पन्न होने से कितना दाब उत्पन्न होता है, यह है दाब की क्वांटिटी। लगभग 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो जितनी देर आप धूप में रहते हैं, उतनी देर सूर्य की धूप, सूर्य का प्रकाश आप पर इतना प्रेशर डालता रहता है। लेकिन बिकॉज दिस प्रेशर इज वेरी वेरी लो प्रेशर, तो हम अनुभव नहीं कर पाते इसका। 10⁻⁻6 बहुत छोटा प्रेशर है। हमें, हमारी बॉडी इतनी रफ हो चुकी है कि हमें हमारे ऊपर लगने वाले बल का अनुभव ही तब होता है जब हमारी बॉडी पर 0.1 न्यूटन का बल लगता है, तभी अनुभव ही होता है, इससे पहले अनुभव नहीं होता, और ये तो बहुत कम है ना, इसलिए हम उसको फील नहीं करते। अदरवाइज सच क्या है कि अगर आप धूप में निकलेंगे तो आपको धूप धक्का देती है, आपको धूप दबाती है, आप पर धूप बल लगाती है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते। अब आप जान गए क्यों नहीं करते। समझ आया? सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बिंदु हैं। संवेग होता है ये भी, और ये दाब उत्पन्न करता है, ये वाला पॉइंट भी। क्या आपको पूरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन देखना चाहते हैं इसका। अब आप ये मुझे बताएं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्जा तो उन्हीं के पास होती है ना। तो जब हम ये बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, जब हम ये कहते हैं तो हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा एक्चुअली है कहां पर? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में है। तो जब हम ऊर्जा पढ़ने चलेंगे तो हम वो ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो उन्हीं दोनों लोगों के पास है ना। यही हमने लिखा, एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा। जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होती है? आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। याद करें, संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया गया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर्मूला आया था उसका। इसके बाद एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा कितनी होगी? एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला बना 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके प्रति एकांक आयतन में इतनी ऊर्जा होती है। फिर से बताइए मुझे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा होती ही कहां पर है? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में। तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होती है। तो कितनी वैद्युत ऊर्जा होती है एकांक आयतन में? एकांक आयतन की वैद्युत ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एकांक आयतन की चुंबकीय ऊर्जा 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये इतनी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के पास होती है एकांक आयतन में, और इतनी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के पास होती है एकांक आयतन में। इनमें से कौन सी ऊर्जा कम होती है और कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती है? तो आंसर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो भी ऊर्जा है उसने ऊर्जा का बंटवारा दोनों क्षेत्रों में आधा आधा किया हुआ है। आधा आधा किया है का मतलब क्या है? जितनी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के पास है उतनी ही ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के पास है। तभी यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर वितरित होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा कहां पर होती है? फिर से बताइए मुझे। वैद्युत क्षेत्र कितनी कितनी होती है एकांक आयतन में? इतनी वैद्युत क्षेत्र के पास, इतने चुंबकीय क्षेत्र के पास। इसमें से कौन एनर्जी ज्यादा होती है और किसके पास एनर्जी कम होती है? वेरी गुड आंसर है, दोनों के पास बराबर बराबर एनर्जी होती है। तो आप दोनों को कैलकुलेट करके देखो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। समझ आ रही कुछ बात आपको? वही हमने लिखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर बराबर वितरित होती है। कुछ समझ आई बात आपको? अगर बराबर बराबर वितरित होती है तो इसकी वैल्यू के बराबर आना चाहिए। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये दोनों एनर्जीज आपस में बराबर रहनी चाहिए। और बताएं, अगर हम ये निकालें वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कुल ऊर्जा अगर निकालें तो कैसे बताओ, कैलकुलेट करें हम? कुल ऊर्जा के लिए दोनों को क्या कर दें? जोड़ दें। विद्युत चुंबकीय तरंगों में एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, ये ऐसे हमको लिखना चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कितनी होगी? उसके लिए दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और एक चीज देखिए, जब दोनों बराबर हैं बेटा, दोनों इक्वल है ना, तो हम चाहें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। जब इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे तो ये टर्म और ये टर्म तो दोनों सेम आ जाएंगे, तो जुड़ के क्या आ जाएगी? जुड़ के ये वैल्यू बन जाएगी बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट प्लस हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट मिलकर के फुल बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बन जाएगा। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख दें, ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की जगह ये नोट कर सकते हैं। तो ये पहले से भी लिखा है और इसकी जगह पर भी आप इसको लिख दोगे। अब क्या मिलेगा आपको?
ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस इसकी जगह पर भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर जुड़ के क्या बना देगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ये तो ये भी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा है, ये भी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा है। ये और ये दोनों में से कोई सी भी आप लिख सकते हैं एकांक आयतन की कुल ऊर्जा के लिए। तो ये हमने थोड़े से कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिए, एनर्जी के कैलकुलेशन। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या कोई डाउट है भाई? अभी क्लियर हुए तो प्लीज अब आप इन्हें नोट कर लें। इसके आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और कैलकुलेशंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।